बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सेंट टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर दो तरह के मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जबकि दूसरा है क्रैमर रूल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो आपकी बुक में आता है, जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से जो बहुत ज्यादा आता है वो है क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल बहुत ज्यादा देखा गया है, आता है एग्जाम्स में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, नहीं ये रूल नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी आ सकता है, तो हमें तो दोनों ही सीखने हैं ना। ठीक है ना, कोई भी आ जाए, हम तो हर चीज के लिए तैयार होने चाहिए ना। ये नहीं है कि अगर क्रैमर रूल आता है तो हम इन्वर्जन मेथड को छोड़ देंगे, नहीं, हम दोनों मेथड सीखेंगे। तो क्लास मैं आपको एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना सिखाऊंगी। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से पहले हम सॉल्व करेंगे, उससे आंसर फाइंड करेंगे, फिर सेम उसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करके देखेंगे। दोनों के आंसर एक जैसे होने चाहिए। ये मेथड अलग अलग जरूर है, लेकिन आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और अभी हम अपना मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि अभी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, पहले हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में हमें करना क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे जो वेरिएबल वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए, और जो टर्म कांस्टेंट है यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना तो एक्स है ना वाई है, वो हमारी हमेशा राइट साइड पर हो। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा खुद करेंगे, खुद कर देंगे। ठीक है ना, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स बनाने हैं, अब यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन नहीं है क्योंकि चैप्टर मैट्रिक्स का है, तो हमने सॉल्यूशन सेट तो फाइंड करना है, लेकिन मैट्रिक्स के तरीके से पहले हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आना है। अब वो कैसे लेकर आएंगे, तो देखें यहाँ पर कोफिशिएंट को देखेंगे, पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा, फिर यहाँ पर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनेगा, और फिर लास्ट में कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखें कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो कि वेरिएबल से पहले लिखे होते हैं नंबर, जैसे एक्स से पहले लिखा हुआ है 2, ये एक्स से पहले -4 लिखा हुआ है, वाई से पहले 3 लिखा हुआ है, वाई से पहले यहाँ 1 है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे कोफिशिएंट का, तो मैट्रिक्स बना रही हूं मैं। तो मैं यहाँ पर कोफिशिएंट दूंगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे पहले। ये दोनों क्या है, एक्स के कोफिशिएंट है, ये मैंने एक्स के कोफिशिएंट ले लिए यहाँ पर। फिर वाई के कोफिशिएंट लेंगे हम। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कौन सा होगा, वाई 1 होगा। याद रखिएगा, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स तो मेरा हो गया कोफिशिएंट का। दूसरा मैट्रिक्स हम लेंगे वेरिएबल। यहाँ पर हमें दो तरह के वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो सेकंड मैट्रिक्स हम लेंगे वेरिएबल, यानी कि पहले एक्स और फिर वाई। जी, और लास्ट जो मेरा है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से नंबर होते हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे हो, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। अब एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे इधर कांस्टेंट का। जी, तो क्लास अब इनको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इनको हम मैट्रिक्स को कोई नाम दे देंगे। इनके कोई नाम नहीं है ना, मैट्रिक्स तो हमने बना लिए, लेकिन इनके कोई नाम नहीं है, तो पहले तो इनको नाम दे देते हैं। अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को कह दूं कि ये ए के इक्वल है,
ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। जबकि इस मैट्रिक्स को अगर मैं कह दूं कैपिटल एक्स के इक्वल, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मैं बी कह दूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने ए कह दिया, इसको कैपिटल एक्स, जबकि इस मैट्रिक्स को मैंने बी कह दिया। तो क्लास ये देखिएगा यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है आपस में, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बना लेती हूँ। पहले ये ए हो जाएगा, इसके साथ एक्स कैपिटल एक्स आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए। हम जो नंबर हमने सॉरी ये जो नेम हमने इसके सपोज किए, जो अल्फाबेट जिस नाम से हम इनको दे रहे हैं नाम, वो भी हम उसी तरतीब से लिखेंगे। ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू के इस तरफ हमारी क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैंने नाम दिया है मैट्रिक्स बी का, तो मैं इसको बी मैट्रिक्स कह देती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स भी बना लिया, इनको नेम भी दे दिया मैंने, लेकिन अब हमें ये तो पता चले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड एक्स और वाई करना है, यानी कि इट मीन्स कि जिसको मैंने कैपिटल एक्स का नाम दिया है ये हमें मालूम करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। तो अगर ये हमें फाइंड करना है तो मैं ए को कहाँ इस तरफ शिफ्ट कर दूं, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वो हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, बाकी चीजों को हम राइट पे ले जाते हैं, तो मैं ए को उस तरफ ले जाऊंगी। तो क्लास यहाँ पर जब ए उस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ जाने के बाद ये ए इनवर्स हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे ए को लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पर जाने के बाद ये ए इनवर्स हो जाएगा और ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। वैसे तो देखें डिवाइड होता है पहले, फिर डिवाइड करके हम ऊपर लेकर आते हैं तो फिर इनवर्स होता है, इससे बेहतर है कि मैंने डायरेक्टली ए इनवर्स लिख दिया, ठीक है ना, ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन 1 जी। तो हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ चुकी है, इसके मुताबिक हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास एक्स मालूम करने के लिए बी का मैट्रिक्स तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। ए तो है, ये मैट्रिक्स ए का जिसको मैंने नाम दिया है ए मैट्रिक्स तो है, लेकिन मेरे पास ए इनवर्स नहीं है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स, बिकॉज इन्वर्जन मेथड ही है, तो यहाँ पर पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो लिख दीजिएगा फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए फिर, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, दोबारा से लिख रही हूं जी। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो पहले मैं ए इनवर्स फाइंड कर लेती हूँ ताकि मैं अपने इस इक्वेशन 1 में रखकर एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम कर सकूं। तो जी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। हमेशा याद रखिए क्लास, पहले हमेशा ए डिटर्मिनेंट फाइंड क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में मालूम क्या करें, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। तो यही हमारा डिसाइड कर देता है कि हमें आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं करना। तो हमेशा पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड क्या करें जी। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जिस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दिया है, ये देखें मैंने एरो से भी शो किया हुआ है। इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दूंगी, ये नीचे मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, या आप कह सकते हैं मॉड की फॉर्म में, इसको मॉड भी कहते हैं। 2 -4 3 1, ठीक है। अब आपको पता है कि
2/2 के तरीके से अगर हमें कोई डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपको स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ, काफी क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस की है आपने। तो उसके लिए हम करते क्या है कि ये डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है ना। तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और बाद में इसको, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले ये मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख भी देती हूँ, वैसे तो काफी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मैं बता भी चुकी हूँ। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ कि पहले फर्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको 1 कह दें, ये सेकंड मल्टीप्लाई होगा इसको 2 कह दें, ठीक है। जी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सेंटर में आएगा माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से। बीच में माइनस का साइन लगाना हर नहीं भूलिएगा, माइनस का साइन लाजमी लगाइएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। 12 में अगर मैं 2 प्लस करती हूं तो मेरा ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। 12 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 14, तो ए डिटरमिनेंट मेरा यहाँ पर 14 आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने डिटरमिनेंट तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने जा रहे हैं। जी, 2/2 के मेथड में, क्योंकि हमारे जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम। तो इसका तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। किस तरीके से निकालेंगे हम, कि इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज, ठीक है। यानी कि इन दोनों के इस डायगोनल के प्लेस चेंज होंगे, ये याद रखिएगा बात। इनके साइन चेंज होंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये देख लीजिए 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ चला गया, और इन दोनों के हम कर देंगे साइन चेंज, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो इन दोनों वैल्यू को, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट को, मैं अपने इस फॉर्मूले में पुट करने जा रही हूं ताकि मुझे ए इनवर्स मिल जाए। 1/, ए डिटरमिनेंट मेरा क्या है, 14 है, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आ रहा है, 1/1 4 -3 2, ठीक है। अब देखें ये 1/14 जो है ये इसके हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो इसके हर एलिमेंट से 1/14 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए 1 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/14, -3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आप देख सकते हैं मैंने 1/14 को ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, यहाँ पर भी देखें 2 1 जा 2 और 2 7 जा
14, बस और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए ए इनवर्स क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1/14 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3/14। इसी तरह से यहाँ 2/7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/7। जी, तो क्लास ए इनवर्स हमने फाइंड करने के लिए सारा काम किया। ये देखें, ये वो इक्वेशन है जिसको मैंने बनाया था और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, आपके सामने है। बेसिकली यहाँ पर हमें कैपिटल एक्स फाइंड करना था, जो कि इक्वल मैंने किया था वेरिएबल के एक्स वाई। ठीक है, अब हम अपनी सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्स को मैंने इस वाले मैट्रिक्स के सपोज किया था इक्वल, तो लिख लेते हैं पुट ऑल द वैल्यूज ऑल द वैल्यूज नहीं बल्कि ऑल द मैट्रिक्स कह देते हैं, ऑल द मैट्रिक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब देखिए कैपिटल एक्स को मैंने क्या नाम दिया था, यहाँ पर कैपिटल एक्स मैंने कहा था ये वाला मैट्रिक्स है, तो मैं इस कैपिटल एक्स की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई, जबकि ए इनवर्स मैंने अभी अभी फाइंड किया आपके सामने, ए इनवर्स की प्लेस में मैं ये लिखूंगी 1/14 2/7 माइनस 3/14 1/7। ये ए इनवर्स की जगह पर आ चुका और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। तो बी मैट्रिक्स का नाम, बी मैट्रिक्स को मैंने इस मैट्रिक्स का नाम क्या दिया था, बी दिया था, तो मैं बी की प्लेस में ये वाला मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 14 28। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का रूल है क्या वो पूरा उतर रहा है, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हुए तो फिर तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबल ऑफ मल्टीप्लाइंग, वरना यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करना इसको पॉसिबल नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, 1 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 रोज है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो सकता है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ पर दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो पहले ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं, जी 1/14 14 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में मेरे पास साइन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लें पहले, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, -3/4। अच्छा, ये माइनस के साथ है क्लास, तो फिर आप ये कीजिए कि यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लगा लीजिए, क्योंकि अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर माइनस ही लगा लेते हैं। 3/14 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 28 से, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, मैट्रिक्स क्लोज। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई हो गई, अब सेकंड कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ सेकंड कॉलम तो है ही नहीं। अब बारी आ जाती है सेकंड रो की, तो सेकंड रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2/7 मल्टीप्लाई होगा 14 से, ब्रैकेट लगा देंगे, बीच में आ जाएगा प्लस साइन,
1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 से, ये हमने ब्रैकेट लगा दी। जी इसको फर्दर सिंप्लीफाई, जी तो क्लास अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, को कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ देखिएगा 7 1 द 7, 7 2 द 14 हो जाएगा। इसी तरह से 14 1 द 14 एंड 14 2 द 28। यहाँ पर भी देखिएगा 7 1 द 7, 7 4 द 28। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहे थे, मैंने कैंसिल कर दिए। अब हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरा होगा 1, चूंकि 14 से 14 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। माइनस, देखिए अपॉन में 1 लिखा हुआ है, 14 1 द 14, 14 2 द 28 हमने किया, तो अपॉन में 1 की कोई हैसियत नहीं होती। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 द 6 हो जाएगा। नीचे देखिएगा यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 1 है, इसको छोड़ देंगे हम, 2 2 सा 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा अपॉन में 1 छोड़ देंगे और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 4 सा 4। बीच में प्लस का साइन है। ठीक है जी, तो क्लास अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी देखें, ये 1 प्लस का है जबकि 6 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगी बिकॉज अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब 6 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग होगा -5। इसी तरह से यहाँ 4 + 4 हो जाएगा 8। जी तो क्लास आप देख सकते हैं x के सामने मेरी वैल्यू लिखी हुई है -5, जबकि y के सामने वैल्यू लिखी हुई है 8। तो हमें क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट मेरा क्या आ जाएगा, जी x की वैल्यू मेरी है -5 जबकि y की वैल्यू आ चुकी है 8। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है, दैट इज ओवर आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 8। ठीक है, बोथ आर राइट, दोनों तरीके सही हैं। बेसिकली हमें x और y की वैल्यू दिखानी है, चाहे आप ऐसे दिखा दें चाहे आप ऐसे दिखा दें, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं क्रैमर रूल की तरफ। जी तो क्लास अभी हमने आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, तो हमारे उसके x और y के जो आंसर आ रहे थे वो आपके सामने है, -5 एंड 8। अच्छा क्लास, आपकी बुक में ये 5 दिया हुआ है, माइनस साइन नहीं है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस साइन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं क्रैमर रूल से। ठीक है ना, तो क्रैमर रूल के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर x और y के जब हमारे आंसर आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, तो फिर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से उसको मैच करेंगे कि क्या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने से और क्रैमर रूल के सॉल्व करने से दोनों के आंसर सेम है। अगर तो दोनों के आंसर सेम है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे जो तरीके हैं सॉल्व करने के वो बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, दोनों के दोनों मेथड सही है, हमने सही सॉल्व किया है। तो अब हम यहाँ पर क्रैमर रूल के तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल के तरीके से कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए। यहाँ पर अब हमें अलग अलग मैट्रिक्स सबको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम किसका मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ पर पहले लिखेंगे x के कोफिशिएंट 2 -4। ठीक है, यानी x से पहले जो नंबर मेरे पास लिखे हुए दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। उसके बाद फिर हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले 3 और फिर 1। ठीक है क्लास, अच्छा अब इस मैट्रिक्स को
बाकी और मैट्रिक्स हमें बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है और इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ए का। ये मैट्रिक्स को नाम देंगे हम ए का। अच्छा क्लास, अब हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले ए का। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें मॉड का साइन लगाना होगा, इस तरीके से मॉड मॉड की फॉर्म में लिखना होगा 2-4-3-1। जी, अब आपको पता है डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायगोनल को, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में आएगा माइनस का साइन। जी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में माइनस का साइन, और -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इस तरीके से होगा। तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12। जी, तो अब देखें यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट मेरा आ चुका है 14, ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिलेंगी क्लास, जरा देखिएगा। क्रैमर रूल के मुताबिक हम करते क्या है, यहां पर हम पहले ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे खुद से, जिसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स ए एक्स का, ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसा होगा देख लीजिए। वीडियो को स्किप हरगिज मत कीजिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जरूर बनता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, ग्रामर रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो वीडियो को हरगिज स्किप मत करके देखिएगा, वरना फिर नहीं समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले हम AX मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब AX मैट्रिक्स कैसे बनेगा जरा गौर से समझिएगा क्लास। देखिए यहां पर अब करेंगे क्या हम, ये किसके कोफिशिएंट थे, x के कोफिशिएंट थे, ये किसके कोफिशिएंट थे, y के कोफिशिएंट थे, ठीक है। अभी हम किसका मैट्रिक्स बना रहे हैं, ax का। जब हम ax का मैट्रिक्स बनाएंगे तो जहां पर हमारे x के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और उनके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट नंबर इज कॉल्ड द डेड नंबर्स आर कॉल्ड द कांस्टेंट। तो हम x की प्लेस में कांस्टेंट लिख देंगे, y को नहीं छेड़ेंगे। जब हम ax का मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो x के कोफिशिएंट को रिमूव कर देंगे, यानी मैंने 2 और -4 को रिमूव कर दिया, और इसकी प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, 14 और 28, ठीक है। x की प्लेस में मैंने क्या लिखा, 14 और 28, और y के मैं कॉपी कर दूंगी जैसे लिखे में 3 और 1, ठीक है। ये मैंने ax मैट्रिक्स बना लिया। अब इसी तरह से मैं इसका क्या ले लूंगी, डिटर्मिनेंट ले लूंगी, ax का डिटर्मिनेंट ले लूंगी। डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले हम इसको मॉड की फॉर्म में लिखेंगे, ये मैंने मॉड की फॉर्म में लिख लिया, 14 28 3 1, ठीक है क्लास। अब आपको पता है 2 बाय 2 का ऑर्डर है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसका एक ही मेथड है कि हम पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो कर लेते हैं फिर 14 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा 28 से, ठीक है। 14 1 जा 14 हो जाएगा, -3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 84 आ जाएगा, -84। जी, 84 में से मुझे क्या माइनस करना है, 14 को। तो 84 में से हम माइनस कर देते हैं 14 को,
क्या बचेगा मेरे पास 70, ठीक है, क्या आ जाएगा 70। 70 के साथ साइन माइनस का आएगा, जाहिर है ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है, अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन वो आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा, तो ग्रेटर नंबर के साथ इधर माइनस साइन है, तो 70 के साथ भी हम माइनस साइन लगा देंगे। ये मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब इसी तरह से हम ए वाई का पहले मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए कर लेते हैं फिर। जी, जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए एक्स बनाया था यहाँ पर, ठीक है, अब हम मैट्रिक्स ए वाई बनाएंगे, क्योंकि अब हमें वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए वाई बना लेती हूँ। जी, मैट्रिक्स ए वाई किस तरीके से बनेगा, आप लोगों ने देखा था, ये मैंने एक्स के कोफिशिएंट लिखे थे और ये मैंने वाई के कोफिशिएंट लिखे थे, ठीक है ठीक है। अब हम मैट्रिक्स ए वाई फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम जाहिर है कि जो वाई के कोफिशिएंट होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे और उनकी प्लेस में क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए जब मैंने ए एक्स का मैट्रिक्स बनाया था तो मैंने एक्स के कोफिशिएंट को रिमूव करके यहाँ पर क्या लिखे थे, कांस्टेंट लिखे थे। सेम इसी तरीके से जब मैं ए वाई का मैट्रिक्स बनाऊंगी तो y के कोफिशिएंट को रिमूव करके मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, कांस्टेंट, और x के कोफिशिएंट एज इट इज कॉपी कर दूंगी जैसे लिखे मैं। तो देखिए यहाँ पर 2 -4 एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, और 3 और 1 की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, 14 एंड 28। इस चीज का ख्याल रखिएगा बस। जहां पर हमें ax फाइंड करना है वहां पर हम ax के कोफिशिएंट को हटा देंगे, ठीक है, x के कोफिशिएंट को हटा देंगे और उसकी प्लेस में कांस्टेंट डाल देंगे। और जहां पर हम ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वहां पर हम y के कोफिशिएंट को रिमूव करके वहां पर कांस्टेंट डाल देंगे। बाकी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब मैं इसका मॉड ले लेती हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे इसको मॉड की फॉर्म में लिखना होगा पहले। ये देखें इस तरीके से मॉड की फॉर्म में लिखा। अब मॉड आपको पता है कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/2 के मेथड्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 28 से, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और 4 मल्टीप्लाई होगा 14 से, या 14 मल्टीप्लाई होगा 4 से, एक ही बात है। 14 को मल्टीप्लाई हम करेंगे -4 से, इस तरीके से। जी 2 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 8 द 16, 2 2 द 4, 56। यहाँ आ जाएगा 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 4 द 16, 4 1 द 4 और 5, 56, ठीक है, यहाँ भी 56 आ जाएगा, और 56 में 56 को प्लस करना है, 6 + 6 12, 10 और ये 11, ये आ जाएगा 112। ठीक है, तो मेरा ए वाई का मॉड यहाँ पर आ चुका है 112। अब क्लास मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से आएगी मेरे पास। पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगी, लिख दीजिएगा यहाँ पर, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम एक्स और वाई फाइंड करने जा रहे हैं।
तो जी, तो अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए x हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। जब हम x फाइंड करेंगे तो जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ax का, ठीक है, ax का डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड कर देंगे a डिटर्मिनेंट से, ठीक है। ax का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था उसको डिवाइड कर देंगे a डिटर्मिनेंट से, या आप मॉड भी कह सकते हैं कि ax के मॉड को डिवाइड कर देंगे a मॉड से। तो क्लास देखिए ax का डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया था वो आपके सामने है, वो मेरा आया था -70। तो मैं यहाँ पर ax के डिटर्मिनेंट की प्लेस पे लिख दूंगी -70, जबकि a डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया था शुरू में वो मेरा क्या आया था 14। तो मैं a डिटर्मिनेंट की प्लेस पे 14 पुट कर दूंगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे, किसी भी टेबल से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर 7 के टेबल से कर रही हूँ पहले। 7 2 14, 7 10 17, ठीक है। अगेन कैंसिल हो सकता है, ये 2 के टेबल से देख सकते हैं आप। 2 1 2 एंड 2 5 10। तो देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है -5, और अपॉन में 1 हम नहीं लगाते, x की वैल्यू -5 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, a y का डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया था उसको डिवाइड कर दूंगी a डिटर्मिनेंट से या a मॉड से, ठीक है। तो a y का डिटर्मिनेंट ये आपके सामने है, देखिए मैंने फाइंड किया था 112 आया था। यहाँ पर हम a y के डिटर्मिनेंट पे की जगह पे मैं लिख दूंगी 1 1 2 और डिवाइड कर देंगे इसे a डिटर्मिनेंट से। तो a डिटर्मिनेंट मेरा आ रहा है 14, ठीक है, 14 आ गया। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, तो किस टेबल से कैंसिल हो सकता है ये 7 के टेबल ले लेते हैं। कोशिश क्या करें क्लास के ज्यादा ज्यादा ग्रेटर टेबल लें, स्मॉल टेबल ना लें, क्योंकि स्मॉल टेबल से फिर ज्यादा कैंसिलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर हम अगर किसी को 14 का टेबल याद है तो हम 14 के टेबल से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या 14 के टेबल को इतना पढ़े कि 112 आ जाए, तो चले 7 के टेबल से ही कर देते हैं। 7 2 14, 7 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से कम 7 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 1 7 करेंगे, और 11 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 हम इसको शिफ्ट कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 7 6 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 2 है, ऊपर 16 है। अब यहाँ पर मजीद कैंसिल हो सकता है ना ये 2 के टेबल से, तो 2 1 2 2 8 16। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 8, ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं क्रैमर रूल से जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू यहां पर आ चुकी है -5, जबकि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है 8, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की वैल्यू -5 जबकि y की वैल्यू 8, ठीक है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप हॉरिजॉन्टली लिखें, आप वर्टिकली लिखें। यहाँ पर -5, यहाँ पर 8। जी, तो देखें यहाँ पर क्रैमर से सॉल्व किया हमने, तब भी हमारा वही आंसर आया जो मैट्रिक इन्वर्जन से सॉल्व करने से आ रहा था, -5 और 8, -5 और 8। क्रैमर से भी वही आंसर आ गया, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो आपको मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पर करवा दिए हैं क्लास। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा पा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको जरूर करवाऊंगी। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, मैट्रिक इन्वर्जन और क्रैमर रूल अच्छे तरीके से समझ आ गया है, वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो क्लास में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।